हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 9 जून और आज हम बात करेंगे आज के टोटल करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की। और साथ ही साथ आज से हम शुरू कर रहे हैं, आपको लास्ट में 2 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे भी, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में हमें आंसर देना है। ठीक है। तो आज अभी तक आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, अनूप जलोटा और अक्षय कुमार। तो आपका सही आंसर है जावेद अख्तर। अब आपको बता दें कि जावेद अख्तर फिल्म जगत के एक माने जाने एक्टर हैं, कलाकार हैं। उन्हें यह अवार्ड तर्क संगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के लिए मिला है। और इन्हें इस अवार्ड के अतिरिक्त फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे कई सम्मान से अभी तक नवाजा जा चुका है। अब यहाँ पे बात हुई है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार की। तो आपको बता दें, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 2003 से की गई थी और यह ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है, जो कि दिया जाता है। और यह पुरस्कार उस व्यक्ति को ही केवल दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और साइंटिफिक ट्रुथ को बनाए रखने की उद्घोषणा करता है। अब आपको बता दें, यहाँ पे रिचर्ड डॉकिंस के बारे में बात हुई है तो इनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। रिचर्ड डॉकिंस कौन थे? रिचर्ड डॉकिंस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइंस ऑफ पब्लिक अंडरस्टैंडिंग के प्रोफेसर रह चुके हैं। और ये क्यों फेमस हुई है? तो इनकी एक पुस्तक थी, जिन्होंने इन एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम जीन द सेल्फिश था। ठीक, तो जीन द सेल्फिश पुस्तक की वजह से ये फेमस हुए थे। आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि रिचर्ड डॉकिंस ने जो पुस्तक लिखी थी, जो उनकी प्रमुख पुस्तक थी, उसका नाम क्या है? तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये बन सकता है कि इस पुरस्कार को देने की घोषणा कब से की गई? तो यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये बन सकता है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 170वां, 175वां, 164वां और 168वां। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो है 168वां। ठीक, अब आपको बता दें कि 168वां स्थान जो भारत को प्राप्त हुआ है, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, येल विश्वविद्यालय द्वारा इसकी घोषणा की गई, जो कि द्विवर्षीय पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है। अब यहाँ पे बात हुई है कि 168वां स्थान 2020 में प्राप्त हुआ है। आपको इसके साथ साथ और बता दें कि 2018 में भारत ने 177वीं रैंक प्राप्त की थी, जो कि 100 में से 26.6 का स्कोर करके वह प्राप्त किया था। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें कितने देश भागीदारी करते हैं, इस कितने देश शामिल होते हैं? तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, 180 देश इसमें भागीदारी करते हैं, 180 देश। और इस समय अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश भारत से आगे हैं और सतत विकास लक्ष्यों के मामले में भारत की रैंक भी कम है। इस समय भारत की रैंक जो है वो सतत विकास लक्ष्यों में कम है। और भारत जलवायु परिवर्तन के मामले में 106वें स्थान पर है और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत जलवायु परिवर्तन के मामले में किस स्थान पर है? और दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि 2018 में भारत का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सी रैंक थी और इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शामिल होने वाले कितने देश इसमें प्रतिभागिता करते हैं। ठीक, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पे पूछा गया आपसे, स्पंदन किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है? तो यहाँ पे भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्पंदन नाम का एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सरकार ने हाल ही में पुलिस कर्मियों से संबंधित आत्महत्या और मातृघात की घटनाओं को कम करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। और आपको साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें कि जिला मुख्यालय में मनोचिकित्सकों या मनोवैज्ञानिकों द्वारा
अवसादग्रस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परामर्श और चिकित्सा उपचार के बारे में दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इसमें योगा कक्षाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। और पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की है। इस वजह से इस अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम क्या है? इस अभियान का नाम स्पंदन, ठीक, स्पंदन नाम का यह अभियान है। और इसे किसके द्वारा शुरू किया गया, फिर से बता दूं, छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया, छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ठीक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, और इसके बारे में हमने आपसे पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया है, इस वजह से मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा की गई नई टास्क फोर्स का गठन किया गया है। किस नई टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ये आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया गया है। स्मृति टास्क फोर्स, एसएसबी टास्क फोर्स, जया जेटली टास्क फोर्स और उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, जया जेटली टास्क फोर्स, ठीक। अब आपको बता दें कि जया जेटली यह एक नाम है और इसकी अध्यक्ष जया जेटली ही हैं। आपको यहाँ पे नोट कर लीजिए कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मामलों की जांच के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का इसका गठन हुआ है, ठीक। इसमें इस टास्क फोर्स में कितने लोगों की सदस्यता है, तो इसमें 10 सदस्यों की सदस्यता है। और ये 10 सदस्यीय मतलब कि 10 लोगों की टीम है। इसमें इस टास्क फोर्स में 10 लोगों की टीम है जिनका इसमें गठन हुआ है और इसके अध्यक्ष जया जेटली हैं। और विभिन्न संबंधित विभागों के सचिवों को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है ये भी हम नोट कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, मातृ मृत्यु दर, बाल लिंग अनुपात दर, जन्म के समय लिंग अनुपात और स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी ये काम करेगा। टास्क फोर्स मौजूदा कानूनों में उपयुक्त संशोधन का सुझाव भी देगी और अपनी सिफारिशों के लिए कानून भी सुझाएगा, ठीक। तो ये इतने सारे यहाँ पे पॉइंट थे जो हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि यह जो है इसका उद्देश्य क्या क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जया जेटली टास्क फोर्स की अध्यक्ष कौन है, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन यह है कि इसका गठन क्यों किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 5 जून, 8 जून, 9 जून और 3 जून। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 8 जून। 8 जून को हम प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं हम, तो महासागरों के महत्व और इसकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में हम लोगों को जागरूक कर सकें, इसलिए हम मनाते हैं। और साथ ही महासागरों से जुड़े विशेष पहलुओं जैसे जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन, जैव संसाधनों का बेहिसाब उपयोग आदि को भी जन समुदाय के बीच में हम उजागर करते हैं। उजागर करने का मतलब हम इनको इसके बारे में बताते हैं, ठीक। अब आपको बता दें कि वर्ष 1992 में रियो डे जेनरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक सम्मेलन में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका प्रस्ताव या इसकी घोषणा कब हुई थी, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि पृथ्वी ग्रह नामक सम्मेलन में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था, कब रखा गया था, तो 1992 में रखा गया था, रियो डे जेनरियो में रखा गया था, ठीक। और दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की आधिकारिकता घोषणा कर दी गई। और उसके बाद भारत में 8 जून 2009 से प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाने लगा। यहाँ पे आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि यहाँ पे आपका यह क्वेश्चन पहला बना कि भारत में इसे कब से मनाया जाता है, तो भारत में इसे 8 जून 2009 से मनाया जाता है। किसके द्वारा घोषणा की गई, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा घोषणा की गई। और कब की गई, 2008 में की गई। इसका प्रस्ताव कब रखा गया, किस सम्मेलन में रखा गया, तो पृथ्वी ग्रह नामक सम्मेलन में रखा गया। और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक। इतने सारे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया। तो यहाँ पे पंचशील अभियान का अनावरण आपका 4 ऑप्शन दिया गया है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र व्यापार परिषद, संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य परिषद और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब यूएनएससी में एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए अपने अभियान के लिए देश के पंचशील सिद्धांतों का शुभारंभ किया है। ठीक, पंचशील अभियान क्या है? पंचशील में सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि शामिल है। ठीक, पंचशील जैसा कि आप नाम से ही यह पता लगता है, पंचशील मतलब 5 गुणों वाला। इसमें तो पहला है सम्मान, दूसरा संवाद, तीसरा संयोग और चौथा शांति और पांचवा समृद्ध। ठीक, अब आपको बता दें कि इस साल 17 जून को, इस साल मतलब 2020 में 17 जून को चुनाव होंगे और भारत एशिया प्रांत समूह का एकमात्र समर्थित उम्मीदवार है और एक बार चुने जाने के बाद यह भारत के लिए यूएनएससी में 8वां कार्यकाल होगा। ठीक, अभी तक भारत का 7 कार्यकाल बीत चुका है, यह 8वां कार्यकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध कवि अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्म दिवस या जन्मदिन 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, चीनी भाषा दिवस, रूसी भाषा दिवस, अमेरिकी भाषा दिवस और भारतीय भाषा दिवस। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूसी भाषा दिवस। यह यूनेस्को द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था और रूसी भाषा दिवस को हम, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिवस पर 6 जून को मनाते हैं। ठीक, अलेक्जेंडर पुश्किन कौन थे? अलेक्जेंडर पुश्किन रूसी कवि थे और इन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। ये 15 वर्ष के ही थे तब से ये अपनी कविताएं लिखना शुरू कर दिए थे और इनकी पहली प्रकाशित कविता थी वो ऑड टू लिबर्टी थी, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई थी और इनका जन्म मॉस्को में हुआ था। ठीक, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुकलेट कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा को एनसीईआरटी ने किस बौद्धिक संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है? यहाँ पे भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसरो, यूनेस्को, अलास्का और तस्लीमा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यूनेस्को। यूनेस्को को द्वारा अभी बुकलेट कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा को एनसीईआरटी के संगठन ने मिलकर तैयार किया है। ठीक, आपको बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा के शीर्षक के नाम से सूचना पुस्तिका लॉन्च की है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस बुकलेट को एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। जैसा कि हमने आपसे बताया ही कि एनसीईआरटी के साथ यूनेस्को ने मिलकर इसको संचित किया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण के बारे में छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए है, या छात्रों और शिक्षकों के बीच में इसकी प्रति विकास हो सके, इसका खूब प्रचार प्रसार हो सके, इस वजह से इसको लाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, #iComet भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, वित्त मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और खाद्य एवं कपड़ा मंत्रालय। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, ऊर्जा मंत्रालय। ऊर्जा मंत्रालय मतलब इस समय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो आपको बता दें आर.के. सिंह हैं और आर.के. सिंह के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर #iComet अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य सरकारों, कॉरपोरेट्स, कई संगठनों, थिंक टैंक और व्यक्तियों सहित सभी हितधारकों को एक साथ लाना है और भविष्य में एक मजबूत और टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली बनाना है। इसका ये उद्देश्य था और यह अभियान ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासन के तहत एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। जो इस समय इसे संचालित किया जा रहा है वो फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासन के तहत एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे आपका 5 ऑप्शन दिया गया है, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरल और हरियाणा। तो इसमें से आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, केरला। ठीक, केरल के मुख्यमंत्री
पिनारी विजयन हैं और इन्होंने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रेल टैंक कॉरपोरेशन मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, और SRIT और LS केबल के सहयोग से 1500 करोड़ रुपए की केरल फाइबर ऑप्टिक परियोजना पर घोषणा की है, जिसमें इसका लाभ किसको मिलेगा? इसके वजह से दिसंबर 2020 तक गरीबों के लिए मुफ्त इंटरनेट प्राप्त करने और नागरिक मौलिक अधिकार के रूप में इंटरनेट प्रदान करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। ठीक, अब हम आपसे जैसे कि शुरुआत में ही बोले थे, आपसे हमारा आज का जो 2 क्वेश्चन है उसका आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। तो चलिए दोस्तों, आज का जो 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको वो है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम, और दूसरा क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई या कब स्थापित हुआ। ठीक, तो यहाँ पे इन 2 क्वेश्चंस का आंसर जिसे भी पता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। कि आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अधिक जानकारी हेतु हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ की लिंक आप तक लगातार पहुंचती रहे और आप हमारे हर वीडियो को देख सकें। तो कल मिलते हैं इसी टाइम कुछ नया लेके, कुछ खास लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।